क्या साइज रखना है, कितना साइज रखना है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसके लिए बिल्डिंग बाय लॉ आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी को सेक्शन एलिवेशन दोगे, उसके लिए बिल्डिंग बाय लॉ बहुत हेल्प करेगा। मतलब बिल्डिंग बाय लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई बिल्डिंग बाय लॉ इतना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के पीछे पड़ गए हैं और उसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है। दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी टुडेज। ठीक है जी, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब फोकस होके 30 to 35 मिनट मिनिमम लगेगा। जस्ट फोकस होके स्क्रीन पे देखिए। उसके बाद आपको कुछ भी डाउट रहेगा, ऑलरेडी डाउट आया होगा, ड्राइंग बनाने में डाउट आया होगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी ड्राइंग स्टफ हुई है, तो सब डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मत लो, बस करते जाना है। ठीक है, अभी तो कुछ लोगों ने एक्सेल लेक्चर 6 वॉच करके एक्सेल भी आपने रेडी कर लिया होगा, तो ऐसे धीरे 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 आपका बढ़ता चला जाएगा एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बी गेट परफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए बिना कुछ समय को क्या बोलते हैं वेस्ट करते हुए सीधे सीधे हम लोग चलते हैं बिल्डिंग बाय लॉ की जर्नी पर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, और जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग बाय लॉ को। जस्ट फोकस होकर आप देखेंगे और उसके बाद जो भी डाउट रहेंगे विल डिस्कस लेटर। कल हम लोग पढ़ रहे थे बिल्डिंग बाय लॉ। जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं या कल मिस किए थे, तो वो लोग एक बार ऊपर के पढ़ लेंगे या फिर कल का लेक्चर रिपीट कर लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग लाइन पढ़ लिया था हम लोगों ने, कंट्रोल लाइन पढ़ लिया था, एफएसआई से पढ़ना बाकी था। ठीक है, थोड़ा सा एफएसआई हमने बताया भी था। चलिए वन बाय वन स्टार्ट किया जाए। एफएसआई क्या होता है? एफएसआई मीन्स होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स। क्या? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। उसको क्या करते हैं? प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एफएसआई। ओके, हर जगह की एफएसआई अलग अलग होती है। ठीक है, अगर कोई भी रेसिडेंशियल स्कीम वाली बिल्डिंग है, क्या है? रेसिडेंशियल स्कीम वाली बिल्डिंग है, तो उसका जो एफएसआई होता है दैट इज 1। कितना होता है? एफएसआई होता है उसका 1। ऐसे ही हर जगह की एफएसआई अपनी अलग अलग होती है। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर पे देखो कितना अलाउ है, ग्राउंड फ्लोर पे अलाउ है 0.4, मतलब 40% एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अभी दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है पर सिटी एरियाज में है तो उसकी एफएसआई हो सकती है अगर 4 अलाउ है उस एरिया में। अब ये एरिया वाइज डिपेंड होता है, वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितना कहाँ पर अलाउ है। विड्थ ऑफ द रोड अगर 12 मीटर से ज़्यादा है, आप जिस जगह पे बना रहे हो बिल्डिंग, उस जगह पे जो रोड की विड्थ है वो 12 मीटर से ज़्यादा है, एट दैट टाइम्स वहाँ पर एफएसआई कितना होगा? एफएसआई होगा 4। तो बिल्डिंग बाय लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और याद रखिए हर सिटी का ये अलग हो सकता है। रेसिडेंशियल कोई सिटी एरियाज है, ठीक है, और बट उसके रोड का साइज 12 मीटर से ज़्यादा है। क्या? विड्थ ऑफ द रोड इज 12 मीटर से कम है, तो वहाँ की एफएसआई कितनी होगी? 3। और इंडस्ट्रियल कोई बिल्डिंग है और उसका एफएसआई कितना है? 1.5। और अगर लिखा है मैक्सिमम अलाउड ऑन ग्राउंड फ्लोर 1, दैट मीन ग्राउंड फ्लोर पर 100% एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इसको बोलते हैं 1। ठीक है जी, चलिए कॉमर्शियल स्पेस पे या कॉमर्शियल एरिया में जो एफएसआई होती है वो होती है 1.33, और उसे मैक्सिमम अलाउड ग्राउंड फ्लोर होता है 0.4। कितना अलाउ होता है? 0.4। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्लासेस आपकी ऐप पर ही चलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट, और एनी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ऐप पर कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आज हम लोग अपने गूगल मीट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। एफएसआई निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है गाइस। क्या? पहले आप एफएआर निकालना सीख लो। क्या? एफएआर ये क्या होता है? सपोज आपका टोटल प्लॉट एरिया है 5000 स्क्वायर फीट, जिसमें से आप 1500 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दैट मीन योर एफएआर इज 0.3। कितना एफएआर आपका? 0.3। पीछे आपने देखा तो जो बिल्डिंग्स थी उसमें एफएआर कितना अलाउ था? 0.4। तो हमारा 0.3 है, मतलब अंदर में ही हम बाहर तो नहीं गए, मतलब ये अलाउ है। अगर आपका जो बिल्डिंग है, अगर आपका बिल्डिंग जो है, ठीक है, और ध्यान से सभी लोग क्लास पे टाइम से आओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी। संजय कुमार अपना कैमरा बंद कर दो। संजय कुमार अपना कैमरा बंद कर दो। ठीक है, चलिए
अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का टोटल जो प्लॉट एरिया है, क्या टोटल प्लॉट एरिया है 5000 और उसमें 2 फ्लोर बना लिया है, मतलब 3000 ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो उसका FAR कितना हुआ है? उसका FAR हो गया 0.6। और अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसका टोटल कंस्ट्रक्शन हुआ है 4500 स्क्वायर फीट, कितना 4500 स्क्वायर फीट, तो उसका FAR कितना आ जाएगा 0.9। आपने देखा ये ओवरऑल कितना हो गया 0.9, और आपको अलाउ कितना था परमिशबल 1, मतलब आप अंदर में ही है, बाहर नहीं गए हैं, तो आप इतने फ्लोर बना सकते हैं ऐसे जगह पर जहां पर FSI है 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पर कितने फ्लोर की बिल्डिंग हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, आगे और भी देखते हैं, इसके बारे में और डिटेक्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, और इसके बाद होता है जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल अंडरलेइंग बिल्डिंग बाय लॉज। कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से नियम हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर। फोकस होके देखिएगा। ठीक है, कैमरा इनका बंद हो गया कि नहीं? कैमरा सबका बंद हो गया, वेरी गुड। चलो, तो पहला जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, दैट इज क्लासिफाइंग द बिल्डिंग विथ यूनिट एज फैमिली एंड मॉनिटरिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यूनिट एज अ फैमिली एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट। आपको देखना चाहिए कि जिसका भी प्लॉट वगैरह जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। क्लासिफाई रूम्स अकॉर्डिंग टू यूज, देन स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ईच रूम विथ रिस्पेक्ट टू साइज, हाइट, फ्लोर एरिया एंड वेंटिलेशन एंड लाइट। आपको क्या करना चाहिए? आपको मिनिमम रूम साइज देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि 3 रूम चाहिए, इनको बाथरूम चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि मिनिमम साइज कितना आप दे सकते हैं उसको, क्या मिनिमम साइज कितना दे सकते हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए। स्पेसिफाई हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल एंड लोकेशन ऑफ गेट इन वॉल। आप ये कैलकुलेट करिए कि हाइट कितना रखना है हमको, ठीक है, कंपाउंड वॉल की, और लोकेशन कितना रखना है, और गेट कितना बड़ा रखना है, वो भी हमको देखना चाहिए। कंट्रोलिंग प्रोजेक्शन इन मार्जिनल स्पेस। आपको देखना चाहिए क्या मार्जिन कितना रखना है, ठीक है, और उस मार्जिन में कितना प्रोजेक्शन, यानी जितना घर की डिज़ाइन निकालते हैं तो कितना डिज़ाइन बाहर निकाल सकते हैं जिससे कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें परमिशन वगैरह से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग के घर को बाद में तोड़ दिया जाता है, क्यों? वो लोग डिज़ाइन के बहाने बहुत ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं, अपनी बालकनी का मतलब कॉलम कहीं और है, बालकनी का वेंटिलेशन कहीं और चला गया है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उतना ही रखिए जितना वो अलाउबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ मतलब नेक्स्ट चीज़ आपको देखना चाहिए इंसिस्टिंग द ऑन सुटेबल FSI एंड FAR। आपको देखना चाहिए आपका उस एरिया का FSI कितना है, उस एरिया का FAR कितना है। गैस लेट मत किया करो, ठीक है, टाइम पर काम को करने का प्रयास जरूर करो। स्पेसिफाई सुटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि जिस जगह पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पर ड्रेनेज के लिए क्या करेंगे, वाटर सप्लाई कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्डिंग वालों का बहुत बड़ा रोल है। आपने घर बना दिया, पानी का सोचा ही नहीं, आप रोड पे पूरा का पूरा पानी गिराओगे, सब लोग यही पूरे कॉलोनी वाले रोड पे गिराने लगे तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात, अगर पूरे कॉलोनी वाले क्या बोलते हैं, अगर रोड पे पानी गिराने लगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने लगेगा, पूरी रोड खराब हो जाएगी, तरह तरह की समस्या होंगी। मिनिमम स्पेसिफाई मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट, देयर डायमेंशन एंड फिगर्स। आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट का मिनिमम साइज कितना है, ठीक है, उसका डायमेंशन करना चाहिए सो दैट कि वैसा ही बना सको। जब बिल्डिंग बाय लॉ की बात होती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो इन कुछ 8-9 बातों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, जो पहली चीज़ है वो चीज़ है साइज ऑफ प्लॉट। क्या? साइज ऑफ प्लॉट। दूसरा है एरिया लिमिटेशंस। तीसरा है मार्जिन। चौथा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। पांचवा है प्लीज हाइट। छठवां है मिनिमम एरिया ऑफ रूम। छठवां है बेसमेंट। सातवां है कंपाउंड वॉल, प्रोजेक्शन मार्जिन, पैरापिट वॉल, मेज़ानियन फ्लोर एंड स्टेयरकेस। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइज ऑफ द प्लॉट आपको देखना चाहिए, बायलॉज का सबसे बड़ा रूल है। एरिया कितना कितना रखना चाहिए, उसका लिमिटेशंस क्या है वो देखना चाहिए। मार्जिन देखना चाहिए, हाइट ऑफ द वॉल। हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ने चल रहे हैं, तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट किया जाए
साइज ऑफ द प्लॉट से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आप बिल्डिंग्स बनाते हो, बिल्डिंग्स आपकी जनरली 3 तरह की होती है। कितने तरीके की होती है? 3 तरह की होती है। पहली बार पता चला कि 3 तरह की बिल्डिंग होती है। होती है डिटैच बिल्डिंग। क्या होती है? डिटैच बिल्डिंग। और एक होती है आपकी सेमी डिटैच बिल्डिंग, एक होती है रो टाइप बिल्डिंग्स। अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसका साइज 250 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपकी डिटैच बिल्डिंग के कैटेगरी में आती है। मतलब बंगलो जो बड़े बड़े होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, बहुत बड़े वाले। उन पे जो फ्रंटेज, जो घर के बाहर आपको स्पेसिंग छोड़ना चाहिए, आपको 12 मीटर या उससे अधिक छोड़ना चाहिए, उससे नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा जी, जो सेमी डिटैच बिल्डिंग्स होती हैं जो कि थोड़ा सा लगी हुई, थोड़ी सी छोटी, जिसका साइज़ जो है वो 125 मीटर स्क्वायर से 250 मीटर स्क्वायर के कैटेगरी में आता है, तो दैट फ्रंटेज एरिया रिक्वायर्ड 8 to 12 मीटर, कितना? 8 से 12 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है। ठीक है, रो टाइप बिल्डिंग्स। क्या? रो टाइप बिल्डिंग्स। रो टाइप बिल्डिंग्स के लिए मिनिमम कितना एरिया रखना पड़ता है? 50 to 125 मीटर स्क्वायर। कितना? 50 से 125 मीटर स्क्वायर तक का आपको प्लॉट एरिया अगर है तो आपको आप बोलते हैं ना रोड, हमारा रो हाउस है तो रो हाउस इसी कैटेगरी में आता है। 50 से 125 मीटर स्क्वायर के आसपास अगर एरिया है तो आपको 4.5 मीटर से 8 मीटर तक के एरिया को छोड़ना चाहिए फ्रंट पे। आप बोलोगे सर ये ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, डिटैच या सेमी डिटैच या फिर रो टाइप। देखिए, पहला जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज जो आपको बता रहा है पहला वाला डिटैच बिल्डिंग। अगल बगल, साइड, बैक, हर जगह पे देखिए स्पेस पर्याप्त मात्रा में छूटा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिटैच बिल्डिंग्स। ठीक है, जो दूसरा इमेज आप देख रहे हैं इसमें सामने तो काफ़ी छूटा हुआ है, अगल बगल थोड़ा लिमिटेड जगह छूटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेमी डिटैच बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? सेमी डिटैच बिल्डिंग। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्ट रोड से थोड़ा सा जगह अंदर गए हुए हैं, इसको बोलते हैं रो टाइप बिल्डिंग। क्या? रो टाइप बिल्डिंग या फिर रो हाउस जो आप बोलते हो, ये तीसरे वाली कैटेगरी में आता है। तो टोटल 3 तरह की कैटेगरीज में बिल्डिंग्स आपकी डिवाइड होती हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड होती है। अब कॉमर्शियल के अलग नियम है, अभी हम लोग रेसिडेंशियल पर डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए, ऑटोकैड एक्चुअली ये है, ठीक है, ऑटोकैड एक्चुअली ये जो आपने ऑटोकैड सीखे हुए कमांड्स से ऑटोकैड नहीं होता है, कमांड ऑटोकैड यहाँ से स्टार्ट होता है। एरिया लिमिटेशंस, ठीक है, हर चीज़ के लिए एक लिमिटेशंस होती है, उसे इसका भी एरिया लिमिटेशन है। द लिमिटेशन ऑफ द एरिया एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन occupancies class is achieved by satisfactory floor area ratio। हर जगह के लिए नियम है कि आप यहाँ पर इतने फ्लोर की हाइट बना सकते हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हो। रेसिडेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो द फेयर इज स्पेसिफाइड टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एस्पेक्ट। क्या क्या? पहला चीज़ ऑक्यूपेंसी क्लास, किस तरह का बिल्डिंग्स आप बनाने वाले हो, ठीक है, अलग अलग क्लासेज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या बनाने वाले हो, ठीक है। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फ्रंटेज द बिल्डिंग्स फ्रॉम द ट्रैफिक लोड, आपके घर के बाहर कितनी बड़ी रोड है, उस रोड से आइडिया लगेगा कितना ट्रैफिक आएगा। पार्किंग फैसिलिटीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। लोकल फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, कल को आपके घर के पास में कहाँ पर फायर फाइटिंग स्टेशन है जहाँ से कभी दुर्घटना होती है तो कोई गाड़ी आ सकती है क्या, जैसे कि भाई जो बड़े बड़े सिटीज़ में जैसे पुणे, मुंबई ऐसे सिटीज़ में जब लोग सोसाइटीज बनाते हैं तो वहाँ पर नियम होता है कि आप कम से कम इतना स्पेस छोड़िए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपके सोसाइटी के हर एक कॉर्नर्स पे, हर एक जगह पे पहुँच सके। और अगर आप इतना नहीं बना के दे रहे हैं तो फिर लॉ है कि आप फिर अपने बिल्डिंग के अंदर ही फायर प्रोटेक्शन का खुद से पूरा का पूरा पाइपलाइन बिछवाइए और खुद से ही आप सेफ्टी का पूरा प्रावधान करिए, तब आप ये नियम को नहीं फॉलो करेंगे चलेगा। अदरवाइज फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर जगह जाए, इतना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा अपने बिल्डिंग्स के अंदर। बिल्डिंग्स के अंदर मतलब एक टावर बन गया, दूसरे टावर के बीच की स्पेसिंग्स। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, तो चलिए देखते भाई क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है। अब एज्यूम कर रहे हैं जो ज़्यादातर जगहों पे FSI रहता है वो रहता है 1, तो वहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना है 0.4 ऑन ग्राउंड फ्लोर। आपने पीछे नियम पढ़ ही लिया, तो उसमें कितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सपोज आपने 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया तो आप थोड़ी है कि पूरे एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर लोगे, नहीं। नियम है, क्या नियम है? नियम ये है कि अगर आपका जो प्लॉट है 200 स्क्वायर मीटर के अंदर है, कितना 200 स्क्वायर मीटर के अंदर है, उसके
पूरे एरिया में 66.67% एरिया में ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कितने एरिया में? 66.67% प्लॉट एरिया में ही केवल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और अगर आपका जो प्लॉट का साइज है वो 201 से 500 स्क्वायर मीटर तक है तो आप 50% एरिया यानी 133 मीटर स्क्वायर एरिया में कंस्ट्रक्शन आप करके दे सकते हो। अच्छा जी। और अगर आपके प्लॉट का साइज 501 मीटर से 1000 मीटर स्क्वायर तक के एरिया के अंदर है तो उसमें आप 40% एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कितने? 40% एरिया में आप कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हो। और अगर आपके प्लॉट का साइज 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो फिर आप केवल और केवल 33.33% एरिया प्लॉट एरिया में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब बोलोगे सर मान लीजिए हमने 1000 का 33.33 स्क्वायर फीट परसेंट किया तो वो तो 400 से कम आएगा। तो आपको देखना है द प्लॉट एरिया इज मिनिमम क्या हो 400 होना चाहिए। अगर मान लो ये आ रहा है इसका 30% कितना आएगा 330 मीटर स्क्वायर, तो 330 को डाटा को नहीं फॉलो करेंगे, मिनिमम 400 मीटर स्क्वायर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 501 का अगर हम लोग 40% करेंगे तो अप्रॉक्स मान लो कि 200 के आसपास आएगा तो आप 250 मीटर स्क्वायर तक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि अगर आप SI आपके यहाँ का 1 है और ग्राउंड फ्लोर पर 0.4% ही यूटिलाइजेशन एरिया है। अब ये हर जगह का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये जहाँ पर 1 है वहाँ के लिए ये नियम फॉलो किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मार्जिन का। बड़ा पंगा रहता है, लोगों को मार्जिन क्लियर नहीं रहता है कहाँ पर कितना स्पेस छोड़ना है। तो द ओपन स्पेस इनसाइड द around the buildings particularly residential type have to provide to cater the lightings and ventilation requirement। क्या क्या देखना पड़ता है आपको? लाइटिंग और वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ सही रहे उसके लिए आपको फ्रंट ओपन स्पेस देखना पड़ता है, रियर ओपन स्पेस देखना पड़ता है और साइड ओपन स्पेस देखना पड़ता है। 3 चीज़ों पे मेन फोकस होता है, फ्रंट पे, रियर पे और साइड पे। ठीक है, क्या देखना पड़ता है फ्रंट पे और रियर पे साइड, मतलब कितना स्पेस छोड़ना पड़ता है। अगर आपके घर के बाहर या फिर आपके प्लॉट का जो एरिया है वो अप टू 50 मीटर स्क्वायर है, कितना है 50 मीटर स्क्वायर तक है, तो फ्रंट ओपन स्पेस उसका रखना पड़ता है 0.75 मीटर। कितना? 0.75 मतलब 750 mm आपको बस छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका प्लॉट बहुत छोटा है तो साइड बाई साइड नहीं छोड़ना है, अगल बगल कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है। आपके प्लॉट का एरिया जो है वो अगर 51 मीटर स्क्वायर से 75 मीटर स्क्वायर तक है तो आप फ्रंट पे 1 मीटर तक छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ सकते नहीं है। और रियर में भी आपको 1 मीटर ही छोड़ना पड़ेगा और साइड में आपको 0.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके जो प्लॉट है उसका साइज है 76 मीटर स्क्वायर से 100 मीटर स्क्वायर के अंदर तो आपको 1.25 मीटर स्क्वायर छोड़ना पड़ेगा और साइड में छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर और बैक में रियर में छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर और बैक में छोड़ना पड़ेगा 0.5 मीटर। अगर प्लॉट का साइज 101 से 150 मीटर स्क्वायर के अंदर है तो फ्रंट पे आपको 2 मीटर छोड़ना पड़ेगा, साइड में छोड़ना पड़ेगा आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर और साइड में छोड़ना पड़ेगा 1.25 मीटर्स। और अगर आपके प्लॉट का साइज 151 से 200 मीटर स्क्वायर तक है तो वहाँ पर फ्रंट ओपन स्पेस 2 मीटर, रियर में भी 2 मीटर और साइड में भी 1.2 लगभग सेम। और अगर 201 से 300 मीटर स्क्वायर तो बड़ा प्लॉट हो गया, वहाँ पर फ्रंट देना पड़ेगा आपको 3 मीटर कम से कम छोड़ना पड़ेगा, रियर छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स और साइड छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर्स। अब ये नियम कॉर्पोरेशन वाइज चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम कॉर्पोरेशन का जो नियम है वो लगभग यही रहेगा। ठीक है जी। अब आपने बोला सर 300 मीटर स्क्वायर तक आपने बता दिया, उसके ऊपर अगर रहेगा तो फॉर बिल्डिंग एबव 300 मीटर स्क्वायर, बहुत पैसा आपके पास, बहुत बड़ी जमीन है आपकी, द हाइट अप टू 13 मीटर, और अगर उसका बिल्डिंग का आप हाइट रखने वाले 13 मीटर तक तो आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। क्या? मिनिमम फ्रंट सेटबैक जो रोड पे आपको कितना छोड़ना पड़ेगा? अप टू 12 मीटर। कितना? अप टू 12 मीटर के लिए मिनिमम जो सेटबैक रखेंगे वो 3 मीटर रखेंगे। कितना रखेंगे? 3 मीटर रखेंगे। और अगर आपके घर के बाहर जो रोड का साइज़ है वो 12 से 18 मीटर का है, कितना है? 12 से 18 मीटर तक का फ्रंट सेटबैक है तो फिर आपको 4 मीटर छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके घर के बाहर की जो रोड है वो 18 मीटर से ज़्यादा है तो
तो आपको 4.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। कितना? 4.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग कि जितना रोड का साइज ज़्यादा रहेगा उतना फ्रंट ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। रियर का क्या है? रियर में 3 मीटर है। 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर चाहे जितना बड़ा प्लॉट है आपको 3 मीटर छोड़ना है। ओके। साइड में कितना छोड़ना पड़ेगा? साइड के लिए नियम थोड़ा सा अलग है। 301 मीटर स्क्वायर से अगर 670 मीटर स्क्वायर तक है तो 1.5 मीटर या फिर बोलो कि 0.25 मीटर तक आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स या फिर सीधे सीधे 1.5 मीटर छोड़ दो अगल बगल, दैट्स इट सफिशिएंट है। और अगर 670 मीटर स्क्वायर से बड़ा मतलब बहुत बड़ा एरिया आपके पास है तो फिर आपको साइड में 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। 3 मीटर या फिर आप 0.25 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, जितना हाइट है उसका 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मीटर छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप 3 करके खत्म करो। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट पे कितना स्पेस छोड़ना है, रियर में कितना स्पेस छोड़ना है और साइड में कितना स्पेस छोड़ना है। तो कल मैंने बताया था ना, आज आपको ये मिल जाएगा, मिल गया आपको। मार्जिन आप समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। और कितने बिल्टअप एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया एफएसआई के माध्यम से। एरिया लिमिटेशन पता चल गया। बिल्डिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं, डिटैच, सेमी डिटैच, रो टाइप, ये भी पता चल गया। बिल्डिंग के लिए कौन कौन से लॉ देखने पड़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया। प्रिंसिपल क्या है बिल्डिंग्स के, ये भी आपने पढ़ लिया। अब इसको अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल भी जाएगा, ये पक्का मान लो, ठीक है। इसलिए यू रिक्वायर्ड टू गिव द कंसल्टेशन फॉर रिवीजन ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, क्या देखना चाहिए? हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, आपको देखना चाहिए रोड का साइज कितना है, उसके हिसाब से आप हाइट डिसाइड करोगे अपनी बिल्डिंग का। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द, क्या? द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड, हाइट एक्सीड नहीं करेंगे किससे? 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। रोड का सपोज 18 मीटर की रोड है तो 18 मीटर को चलिए मोटा मोटा 20 मीटर पकड़ लीजिए। अगर 20 मीटर की रोड है आपके घर के बाहर तो फिर उसकी हाइट आप बिल्डिंग की कितना अलाउ है आपको? 20 × 1.5 मतलब 30 मीटर तक आप हाइट रख सकते हैं अपने बिल्डिंग का। और बिल्डिंग इन विन सिटीज ऑफ एरोड्रोम्स और मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स फिक्स इन कंसल्टेशन ऑफ द सिविल एविएशन अथॉरिटी। जहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह है, जहाँ पर एयरफोर्स का एरिया है या फिर जहाँ पर फ्लाइट वगैरह का दिन भर आना जाना है, ऐसे एरियाज में जनरली केवल 10 मीटर तक ही बिल्डिंग यानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग ही अलाउ होती है, उससे ज़्यादा बिल्डिंग अलाउ नहीं होती है। कई ऐसी जगहों पे आपको मिलेंगे, जैसे कि पुणे में कुछ जगह है, आपको पता है एक सिटी है बहुत अच्छी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पूरी सिटीज़ के अंदर ही आपको मैक्सिमम जो हाइट बिल्डिंग की मिलेगी वो 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं मिलेगी। 3 फ्लोर के आगे अलाउ ही नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सिटी के बीच में ही मोहाली है, मोहाली एरिया में आपको वहाँ पर एयरपोर्ट है, तो इस वजह से वहाँ पूरी जगह पर रूल है 3 फ्लोर की बिल्डिंग ही अलाउ है। ऐसे हर एक एरिया में, हमारे यहाँ पर मतलब मैं प्रयागराज से तो वहाँ का मुझे पता है, और वहाँ पर भी एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में लगभग 3 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग अलाउ है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है जी। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ऊपर एक पानी की टंकी के लिए हमने कमरा बनवाया था, क्या वो भी जुड़ेगा? ऊपर मैंने एक छोटा सा रूम बनाया था कि क्या बोलते हैं पार्टी उटी करने के लिए जाएंगे, तो क्या वो रूम भी कंसिडर किया जाएगा? नहीं। द हाइट शैल नॉट इंक्लूडिंग इफ बिल्डिंग इज इरेक्टेड 1/3 ऑफ रूफ एरिया इंक्लूडिंग, ठीक है। अगर आप छत पे अपने रूफ पे 1/3 एरिया में 1/3 एरिया में कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। जैसे रूफ टैंक बनाया है, उसके लिए सपोर्ट बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेंटिलेशन बनाने के लिए रखा हुआ है, फिर लिफ्ट के लिए कोई रूम बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। रूम स्ट्रक्चर्स अदर देन द पेंट हाउस, ठीक है, घर के अलावा आपने एक स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ है, वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा हाइट में। हाइट में अगर 1/3 से ज़्यादा है तब आप उसको 4th फ्लोर बोलोगे, अदरवाइज वो 3 फ्लोर ही रहेगा। आपके छत के ऊपर आपने एक कमरा बनवा रखा है अपने घर पे, तो उसको 2 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, वो तो आपने 1/3 एरिया के आसपास बना दिया ना, तो वो 1 फ्लोर की ही बिल्डिंग है, वो तो जस्ट अपने सपोर्ट के लिए या स्टोर के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए बना सकते हैं। हम सब क्या देते हैं? प्लिंथ देते हैं, प्लिंथ हाइट देते हैं ना। द हाइट ऑफ द प्लिंथ शैल नॉट बी लेस देन 450 mm या फिर ग्राउंड लेवल, ठीक है। जो हाइट होती है आपके प्लिंथ की
वो हमेशा कितना होना चाहिए, 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मिनिमम हाइट ऑफ 600 mm इज़ द बेस्ट फ्रॉम ड्रेनेज और अदर कंसिडरेशन। ठीक है, पहला नियम ध्यान रखो, द हाइट ऑफ द प्लिंथ shall not be less than 450 mm। कभी भी GL to PL की जो हाइट होनी चाहिए वो 450 mm यानी 1.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा एरिया जहाँ पर ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी सही से सपोर्ट बना नहीं है, पता नहीं किस लेवल पर ड्रेनेज आएगा, तो वहाँ पर आपको मिनिमम जो एरिया का वो रखना चाहिए, वो रखना चाहिए 600 mm। कितना रखना चाहिए, 600 mm। इट इज़ मिनिमम 300 mm, सॉरी 900 mm इन वाटर लॉग एरिया। अगर कोई वाटर वाला एरिया जहाँ पानी वगैरह फंसता है, अभी रोड वगैरह सही से नहीं बना हुआ है, वहाँ पर कम से कम 900 mm का आपको GL to PL का हाइट देना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड है वो है 450 mm, याद रखिएगा। अब मज़ा आएगा जब आप अभी प्लानिंग करने वाले हो, थोड़े दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आप प्लान स्टार्ट करोगे, तो प्लान का साइज क्या रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई 2 बेडरूम डाल देना, या फिर लिविंग रूम डाल देना, स्टडी रूम डाल देना, तो इनके लिए मिनिमम साइज कितना रखना चाहिए, इनके लिए मिनिमम साइज रखना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा आपसे इंटरव्यू में, तो 9.5 मीटर स्क्वायर आपको एरिया रखना चाहिए इस तरह के कोई भी रूम्स के लिए, जिसका वन साइड एक तरफ आपका 2.4 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.4 मीटर होना चाहिए। और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट नॉट लेस देन 0.75 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लोर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग्स। ठीक है, हाइट जो आपके रूम्स का होना चाहिए वो 2.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज पर नीड। किचन जो होता है, किचन आपको 5 मीटर स्क्वायर का कितना है उसका मिनिमम रख सकते हैं, 5 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, और जिसमें से एक साइड उसका कम से कम 1.8 मीटर होना चाहिए, दूसरे साइड जितना आपके पास स्पेस है उतना रखिए। हमेशा बिल्डिंग बाय लॉ मिनिमम एरिया फिक्स करता है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो आप रख सकते हैं ना अच्छे से। और हाइट इसका जो है नॉट लेस देन 2.75 मीटर, इससे कम हाइट नहीं रखना चाहिए आपके किचन का। बाथरूम है आपका और साथ वाटर क्लोजेट है, तो बाथरूम का मिनिमम एरिया आपको रखना चाहिए 1.8 मीटर स्क्वायर। कितना रखना चाहिए, 1.8 मीटर स्क्वायर। और इफ बाथ एंड वाटर क्लोजेट आर कंबाइंड, इट्स फ्लोर एरिया शैल नॉट लेस देन 2.8 मीटर स्क्वायर विद द मिनिमम विड्थ ऑफ 1.2। ठीक है, अगर केवल बाथरूम है तो 1.8 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट है। बट अगर बाथरूम के साथ बाथरूम के साथ आपका क्या बोलते हैं लेट भी है, ठीक अटैच है, ठीक है, कबोर्ड भी अटैच है, तो फिर वहाँ पर आपको मिनिमम एरिया होना चाहिए 2.8 मीटर स्क्वायर, और जिसका एक तरफ 1.2 मीटर लगभग 4 फीट के आसपास स्पेस होना चाहिए। और उसकी हाइट नॉट लेस देन 2.1 मीटर, 2.1 मीटर से कम आपकी हाइट वहाँ की नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, बात करते हैं स्टोर रूम का। तो स्टोर रूम के लिए आप मिनिमम साइज दे सकते हैं 3 मीटर स्क्वायर। कितना, 3 मीटर स्क्वायर आप स्टोर रूम के लिए साइज दे सकते हैं। गैरेज के लिए आप दे सकते हैं 12.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनका स्टोर रूम का मिनिमम साइज फिक्स नहीं होता कि एक तरफ इतना रखना है, कि स्टोर रूम तो कैसे भी बना सकते हो। गैरेज आपका 3 मीटर बाई 6 मीटर होना चाहिए अच्छे से, अगर आप गैरेज रखना चाहते हैं पार्किंग वगैरह के लिए। और उसका हाइट होना चाहिए 2.4 मीटर। कितना होना चाहिए, 2.4 मीटर। जो स्टेयर केस होती है उसकी विड्थ होनी चाहिए आपकी 0.9 मीटर। कितना, द मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर केस इज 0.9 मीटर। क्लियर हेडरूम सेल बी 2.2 मीटर। उसका हेडरूम कितना साइज होना चाहिए कम से कम आपके स्टेयर रूम केस का, 2.2 मीटर्स। ठीक है जी, दीज आर दी सम रूल्स जो स्टेयर केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द राइजर जो होती है 190 mm से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। मिनिमम 150 mm स्क्वायर 150 mm रखते हैं, और मैक्सिमम जा सकते हो 190 mm। और जो थ्रेड होता है वो 230 मिनिमम होता है, बाकी 250 रखोगे तो अच्छे से आप पैर वगैरह रखने के लिए आपको हो जाएगा। जो पीछे पड़ा उसी का एक स्क्रीनशॉट है ये, तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि पीछे आपने पढ़ लिया। बेसमेंट जो आपके घर का होता है उसके नियम है कुछ, जिसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। द बेसमेंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। जो अपार्टमेंट वगैरह है उसका बेसमेंट रहने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए एज पर लॉ। द बेसमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सेटबैक उसमें छोड़ना चाहिए जितना अलाउ है। बिल्डिंग लाइन्स सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एंट्रेंस, तो उसको किस लिए यूज कर सकते हैं,
सबसे ज़्यादा जो उसको यूज करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए पार्किंग प्लेसेस के लिए। दूसरा, एयर कंडीशनिंग की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो MEP के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, AC वगैरह के इक्विपमेंट्स, वो आपको वहाँ से रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स के वायर्स लेके जा सकते हैं, और स्टोर रूम्स जैसा बना सकते हैं उसको, स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड पूरे स्टोर को बना सकते हैं। और या फिर आप छोटे छोटे बैंक सेलर्स यानी स्टोरेज टाइप के सेल कर सकते हो कि आप ये मतलब उसको एक्चुअली कॉमर्शियल बिल्डिंग टाइप का बना के सेल कर सकते हो। नॉट कॉमर्शियल बट ऐसे भी आपने किसी को रेंट पे दे दिया, लाइक दैट। ये है बेसमेंट। बेसमेंट के और भी रूल्स हैं। क्या? द हाइट ऑफ द बेसमेंट फ्रॉम द फ्लोर टू अंडर साइड ऑफ द रूफ स्लैब सीलिंग्स नॉट लेस देन 2.4 मीटर। आपका जो बेसमेंट का हाइट होना चाहिए कम से कम 2.4 मीटर होना चाहिए। जैसे कोई भी ऊंची गाड़ी है, आपने स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद लिया है, तो आराम से वहाँ पर पार्क हो सके, इसका भी ध्यान देना चाहिए। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सीलिंग ऑफ एनी बेसमेंट शैल बी 0.9 मीटर एंड द मैक्सिमम 1.2 मीटर अबव द एवरेज सराउंडिंग ग्राउंड लेवल। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए आपका? 0.9 मीटर, और मिनिमम और यहाँ पर ग्राउंड लेवल से आपका जो हाइट होना चाहिए वो मैक्सिमम 1.2 मीटर्स आपको होना चाहिए। Adequate arrangement shall be made such that surface drainage does not enter in the basement। ठीक है, पता चला नीचे पानी बह रहा है, आपके बेसमेंट में चला आ रहा है, तो उससे क्या होगी? फुटिंग वगैरह आपकी वीक पड़ सकती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? द वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट shall be water tight। क्या करते हैं? वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं उसके अंदर। द एक्सेस ऑफ टू द बेसमेंट shall be separated from the main and alternative staircase providing access and exit फ्रॉम द हायर फ्लोर्स। ठीक है, आपको बेसमेंट के अंदर जो भी स्टेयरकेस बना रहे हो सेपरेट एक कॉर्नर पे बनाना चाहिए, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज हो। ज़्यादातर आपने देखा होगा लिफ्ट ही लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, बट इमरजेंसी के लिए आपको एक जरूर से जरूर स्टेयरकेस बनाना चाहिए। कंपाउंड वॉल के लिए भी बिल्डिंग बाई वालों में नियम है। क्या नियम है? एक्सेप्ट द स्पेशल परमिशन। अगर किसी को स्पेशल परमिशन नहीं है, मान लो कोई सेलिब्रिटी वगैरह है, तो उनको स्पेशल परमिशन देती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनके घर पे सेफ्टी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी अगर मान लो कि सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके घर पे अगर कंपाउंड वॉल की हाइट कम रहेगी तो लोग चढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट द स्पेशल परमिशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कंपाउंड वॉल कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर अबव द सेंटर लाइन ऑफ फ्रंट स्ट्रीट। फ्रंट स्ट्रीट से कितना हाइट होनी चाहिए उसकी? 1.5 मीटर होनी चाहिए। It is permitted 2.4 meter when the top of 0.9 meter is open type construction। ठीक है, अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, 0.9 मीटर मतलब कि पूरा 90% के एरिया के आसपास पूरा एरिया खुला हुआ है, तो उसे बोलते हैं ओपन टाइप स्ट्रक्चर। जो बड़े बड़े बंगलो वगैरह होते हैं, उनके लिए कंपाउंड वॉल की हाइट आप 2.4 मीटर रख सकते हो। इन कॉर्नर प्लॉट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0.75 मीटर फॉर द लेंथ ऑफ 10 मीटर्स ऑन द साइड एंड फ्रंट इंटरसेक्शंस। ठीक है, अगर कोई कॉर्नर पे बिल्डिंग है तो उसके लिए हाइट कंपाउंड वॉल का केवल और केवल 0.75 मतलब 750 mm ही दे सकते हैं फॉर द लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑफ द फ्रंट इंटरसेक्शन। अगर वहाँ पर 10 मीटर के आसपास का स्पेस पूरा का पूरा फ्रंटेज वहाँ पर है तो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ता है। द बैलेंस हाइट of 0.75 meter may be made by through the railings and design is approved by the authority। अगर कोई ऐसी डिज़ाइन है जिससे कि इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई अंधा मोड़ होता है ना, L टाइप मोड़, तो वहाँ पर ऐसी परमिशन समस्या ना हो कि कोई उधर से आ रहा है और लड़ जाए हम, तो उस केस में आप ऐसी रेलिंग्स लगवाइए जिस रेलिंग से वेंटिलेशन मेंटेन रहे, उधर से आने वाले लोग देख सके एक दूसरे को, तो वहाँ पर आप परमिशन लेके लगवा सकते हैं उससे ज़्यादा के लिए। लास्ट है आपका मेज़ेनियन फ्लोर। बड़े काम की चीज़ होती है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। मेज़ेनियन फ्लोर, द हाइट ऑफ द मेज़ेनियन फ्लोर शैल बी 2.2 मीटर। कितना रख सकते हैं? 2.2 मीटर। अच्छा जी, हम लोग सब मेज़ेनियन फ्लोर होता क्या यही नहीं पता है। चलो पहले देख लो। आपके रूफ से पहले एक छोटा रूफ बना दिया, आपके टॉप रूफ से पहले बीच में कोई फ्लोर जैसा बना दिया, उसको बोलते हैं मेज़ेनियन फ्लोर। क्या बोलते हैं? मेज़ेनियन फ्लोर। इसके लिए नियम क्या है? इसके लिए नियम है minimum size of mezzanine floor it is used to be living as room shall not be less than 9.5 meter square। उसका जो एरिया होना चाहिए कम से कम 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
the aggregates area of such measurable floor of the floor in the buildings shall in no case exceed 1/3 of the plinth area of the buildings। 1/3, ठीक है, उसका जो एरिया है वो 1/3 एरिया, कम से ज़्यादा आपका एरिया नहीं जाना चाहिए मेजन फ्लोर के अंदर। जो बड़े बड़े हॉल वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं मेजन फ्लोर को ज़्यादातर। तो दीज आर द सम रूल्स। ये ख़त्म नहीं हुए, कितने नियम आपने पढ़े ना, कल से आप नियम पढ़ रहे हैं और ख़त्म नहीं हुए, इतने नियम है इसके अंदर। आपको पूरा नियम पढ़ना है, इसके अलावा भी तो पूरी बुक है, ठीक है। ये बुक आपको ग्रुप के अंदर मैं भेज दूँगा, पढ़िएगा। इस पूरे बुक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने अलग करके आपको पढ़ाए, क्योंकि पूरी बुक तो बहुत बड़ी होगी, आपको पता ही है, तो नॉट पॉसिबल टू लर्न कंप्लीट बुक्स। बट उसके जो बहुत बड़े नियम है इसके अंदर, सारे नियम रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो पूरी बुक को पढ़िए, अच्छी बात है अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मज़ेदार चीज़ है। मैंने उसमें से जो निचोड़ था वो बता के आपको दे दिया, अदरवाइज़ तो ये लगभग 245 पेज के आसपास पूरी बुक है, ठीक है। और आप चाहे तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्रूव कराना है, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत डिटेल में दी हुई है, बहुत मस्त PDF है ये, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ मेरा काम, जो आपने आज सीखा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब देखते हैं आपने कितना प्रयास किया, ठीक है, क्या सीखा और क्या बनाया, ठीक है जी। डेली हमें कुछ न कुछ बनाना है। आज आपको ज़्यादा काम नहीं दूंगा, कल बोला था ना मैंने कि अब थोड़ा थोड़ा काम कम होता जाएगा, ठीक है। तो आज का काम सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि आपको एक ही लेक्चर वॉच करना है, ठीक है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 7, ठीक है। धीरे धीरे आपके काम मैं वो इतना ही दूंगा जितना काम आप कर सकें। तो लेक्चर नंबर 7 आपको वॉच करना है, और ड्राइंग्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। जिस दिन लेक्चर कम रहेगा उस दिन ड्राइंग ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो बस एक लेक्चर वॉच करना है, जो कि हार्डली आपको 1 घंटे के आसपास लगेगा। उसके बाद का जो टाइम है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। बट पहले देखें कि अभी आप क्या बना लिए हैं, कहाँ पर गलत हो रहे हैं, कम आप आराम से पूछिए, मैं आपको 2 घंटे लगेंगे तो ही पूरा बता दूंगा। बट उसी को बताऊंगा जो प्रैक्टिस करके आया होगा, ये मेरा नियम है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको सुविधा ना हो उसके लिए। अच्छा, ऐप अभी सही हो गया, बट अब सही हो के भी क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सत्यांशु ने अपना काम कर लिया है, गुलजार जी ने भी प्रयास किया हुआ है। चलिए देखते हैं भाई गुलजार जी ने क्या प्रयास किया हुआ है। जो प्रयास किया इन्होंने सही फाइल नहीं भेजी, टेक्नोलॉजी फाइल भेजी है गुलजार जी, चेक कर लीजिए, फाइल गलत है आपकी। सत्यांशु ने बना लिया है प्रोजेक्ट्स, एक ही पे भेजा करो तो अच्छा रहेगा सत्यांशु। सर डायमेंशन अलग, मतलब इसमें फीट में था, इसमें मीटर में था, तो ये थोड़ा इशू, इसकी वजह से हम अलग अलग। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई ना, भेज दिया ठीक है, बट ऐसे भी भेजा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार तुम्हारी फाइल कैसी थी, बहुत खतरनाक फाइल थी, ब्लॉक कर दिया इसने। सबके लिए प्रोफाइल पता चला बंद हो गया तो और दिक्कत होगी। मिस्टर विकास ने क्या हुआ है, ठीक है, कुछ लोग बीच में लेक्चर ऑफ कर दिए, लेफ्ट कर दिए, गलत हैबिट है, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स कह दिया आपको पता ही नहीं चलेगा।